नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस रिवीजन वीडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7 रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, लेकिन वह आचरण में नहीं तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सोच, सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसा सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे होते हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। सच्चा हीरा एक कहानी प्रकार है जिसमें 4 स्त्रियों के संवाद द्वारा अपने अपने बेटियों की वो बातें कर रही है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे, यानी शाम होने वाली थी तो पक्षी अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी और पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्री कुएं की पक्की जगत, यानी कि कुएं के आसपास जो बनी हुई जगह होती है उसको जगत कहते हैं, उस जगत के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जहाँ पहुँची। उनमें से पहली स्त्री ने बताया कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है। मतलब कि पहली स्त्री अपनी बेटे की प्रशंसा कर रही थी और उसने बताया कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत ही मधुर है, मतलब वो बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की इतनी प्रशंसा की कि भाई मेरा बेटा जब गाना गाता है तब उसको सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से उसकी गीतों की प्रशंसा करते हुए उसका गीतों को सुनना चाहते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, ऐसा पहली स्त्री वो 3 स्त्रियों के साथ बात कर रही थी। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो ऐसा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो दूसरी स्त्री ने क्या कहा कि मेरा बेटा तो इतना शक्तिशाली है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। उसने कहा कि वो कितने भी बहादुर लोग उसके साथ क्यों न आए, लेकिन वो सबको हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। भीम, उसको तो आप जानते ही होंगे, महाभारत के 5 पांडवों में से एक पात्र जो सबसे युधिष्ठिर से दूसरे नंबर पे जो आते हैं भीम, उसकी यहाँ बात की गई है। महाभारत में जो भीम थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और वो गदा भी बहुत अच्छी तरह चलाते थे। तो उसी प्रकार यहाँ दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को भीम के साथ, उसकी पहचान भीम के साथ कराई है और बोला कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। तो तीसरी स्त्री बोली कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति मतलब गुरुओं का राजा, उसे क्या कहते हैं? बृहस्पति। वह जो कुछ पढ़ता है वो उसे एकदम याद रह जाता है।
तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति है, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे वो याद रह जाता है, उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में इतनी तारीफ कर रही थी कि मेरा बेटा तो बृहस्पति सा है और वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है और उसे दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके कंठ में, उसके गले में सरस्वती का वास है। तो ये सब बातें चौथी बैठी हुई स्त्री सुन रही थी। तो उसने बताया कि मेरे बेटे में तो आपके बेटों में जितने गुण है उतने गुण तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो उसने क्या कहा कि मेरा बेटा तो एकदम साधारण सा लड़का है, वो नहीं तो गायक है, उसे नहीं तो अच्छा गाना गाना आता है, नहीं उसमें भीम जितनी शक्ति है और नहीं वो भीम जितना बलवान है और ना ही वो बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी कैसे प्रशंसा करूं? तो चौथी स्त्री ऐसा बताती है कि मेरे बेटे में तो आपके बेटों जैसे एक भी गुण नहीं है, तो मैं उसकी किस प्रकार प्रशंसा करूं? उस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे को एकदम सीधा साधा लड़का बताया। इस प्रकार की बातें करते करते चारों स्त्रियां अपने घड़े लेकर अपने घर की ओर चलने लगी। उतने में एक के बाद एक स्त्रियों के बेटे को सामने पाया गया। सबसे पहले पहली स्त्री का बेटा सामने से गाना गाता हुआ आ रहा था, तो उसकी माँ ने उसको देखा और बोला, देखो देखो वो मेरा बेटा आ रहा है सामने से गीत गाता हुआ, और वो गीत गाता हुआ बाजू में से गुजर गया। उस प्रकार वो गाना गाता हुआ उसकी माँ के बाजू में से गुजर गया। कुछ देर के बाद दूसरी स्त्री का बेटा सामने से दिखाई दिया और दूसरी स्त्री बोली कि देखो देखो वो मेरा आधुनिक युग का भीम आ रहा है, वो मेरा बलवान बेटा भीम आ रहा है। उसका बेटा भी उसकी माँ के बाजू में से गुजर गया और वहाँ से वो निकल गया। थोड़ी देर के बाद तीसरी स्त्री के बेटे को देखा गया, वो सामने से गीत गाता हुआ और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता हुआ नजर आया। तो तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे को बताया और कहा कि देखो देखो वो मेरा बृहस्पति सा बेटा आ रहा है, और वो संस्कृत के श्लोकों को बोलता बोलता अपनी माँ के सामने से गुजर गया। थोड़ी देर के बाद चौथी स्त्री का बेटा सामने से आ रहा था, तो चौथी स्त्री ने बोला कि वो मेरा साधारण सा बेटा सामने से आ रहा है, वो देखो। तो वो चौथी स्त्री का बेटा उसके सामने आया और उसने अपनी माँ के सर पर जो पानी भरा हुआ घड़ा था वो उसके ऊपर से ले लिया और कहा कि लाओ माँ, ये घड़ा मैं घर तक पहुँचा दूँ। ये देखकर ही तीनों स्त्री आश्चर्यचकित हो गई और ये चारों स्त्री पानी भर के आ रही थी। तभी उसके पीछे पीछे एक वृद्ध स्त्री भी आ रही थी और इन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी। तो चौथी स्त्री की बेटे ने जो उसकी माँ के सर पर से पानी भरा हुआ घड़ा था ना, वो ले लिया। तो उसने बोला कि सही में सच्चा हीरा तो यही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी याद रखना है, हमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन हमें इतनी तो गट्स, मतलब इतनी तो मैनर्स, इतने तो हमारे में संस्कार होने चाहिए कि हमारे घर के कोई भी सदस्य और हमारे जान पहचान वाले अगर कोई भी हो और वो किसी मुसीबत में हो, अगर उसको कोई पीड़ा हो, अदरवाइज उसको कुछ काम हो, तो वो काम हमें हल्का कर देना चाहिए। हमारे में इतने संस्कार होने चाहिए कि हम उसकी मदद कर सकें। तो सच्चे हीरे कहानी से हमें यही
सीख मिलती है कि हमारे में कितने भी संस्कार कूट कूट कर क्यों न भरे हो, लेकिन हमें हमारे माता पिता की अवश्य मदद करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है देश के नाम संदेश। यह एक पत्र प्रकार है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली में 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी दी गई थी। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सभी सकुशल होंगे। किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखते हैं। ऊपर, सबसे ऊपर आप बुक में भी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर उसका पता यानी कि उसका एड्रेस दिया गया है और वो लिखता है कि यह सब सुख सकुशल है। आशा है कि वहाँ भी सब सकुशल ही होंगे यानी कि सब मज़े में होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना मतलब भेज रहा हूँ। वो उसके मित्र को बता रहा है कि मैंने भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो देशवासियों के लिए ईमेल भेजा वो मैंने पढ़ा और वो मैं भी आपको भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपनी संदेश की शुरुआत में ही पूछा कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से भी वो जाने जाते हैं, उन्होंने एक ईमेल किया। उनमें पूरे देशवासी मतलब भारतवासियों को पूछा कि क्या आप अपने देश के लिए 10 मिनट दे सकते हो? यदि हाँ तो ये सब कुछ पढ़िए। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई। एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये सब वाक्य अब्दुल कलाम ने उस ईमेल में लिखे थे। वो अब्दुल कलाम अपने पूरे भारतवासियों को ये प्रश्न पूछ रहे थे। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे, आपने इन बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। तो अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा
कि आप मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ से सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम भी दे दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं सिंगापुर में, जहां आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा भी सड़क पर नहीं फेंक सकते हो और स्टोर में खाना भी नहीं खा सकते हो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी रखी तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर से कहते हैं कुछ नहीं और कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं कर सकते। जेहाद के बिना सीट ढके बाहर आप नहीं जा सकते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से भी यह नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, मैं फल्ला हूँ या फल्ला हूँ, ये मेरा बाप है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम के बीच याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, अलग अलग देशों के क्या नियम होते हैं कि सिंगापुर में आप सिगारेट या कुछ भी कचरा इधर उधर सड़कों पर नहीं फेंक सकते, किसी स्टोर में आप कुछ खाना नहीं खा सकते। आप अगर निर्धारित समय से ज़्यादा किसी भी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हो तो टिकट पर पंच लगता है, मानो कि डबल पार्किंग चार्ज लगाया जाता है। दुबई में भी रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से आप कुछ भी नहीं खा पी सकते। वॉशिंगटन देश है जहाँ पर आप प्रति घंटा 55 मील तक गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं कर सकते और अगर आपने गाड़ी चलाई तो वहाँ आप पलटकर सिपाही को ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे हमारे भारत में सब ट्रैफिक पुलिस या किसी और को कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं किसका बेटा हूँ, मेरे पापा कौन है, ऐसा यहाँ सब कुछ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ वॉशिंगटन में ऐसा नहीं चलता है, सब कायदे से चलता है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में उछाले नहीं जाते, जैसे हमारे भारत के खास करके जो बीच वाले राज्य है वहाँ पर जहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए तो पूरा बीच बहुत ही गंदा कर देते हैं। बोस्टन में भी आप अपनी जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते, जैसा हमारे भारत देश में चलता है कि रुपये दिए और नकली सर्टिफिकेट आपने बनवा लिए। तो कलाम जी हमें यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी देश के अलग अलग कायदे कानून होते हैं, नीति नियम होते हैं। तो हमारे भारत देश में भी ऐसे कई नियम हैं जिनका हम पालन नहीं करते हैं। अगर हम घर में से भी कहीं बाहर निकले, सड़क पे कचरा देखा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो कचरा उठाकर हम कूड़ेदान में डाल दें। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। पार्किंग भी ऐसी जगह पर करें कि जहां पार्किंग प्लेस दी गई हो। यहाँ कहाँ पान की पिक करना बहुत ही बुरी बात है, लिखा हुआ होता है दीवारों पर कि यहाँ आप थूक नहीं सकते हो, यहाँ पर थूकना मना है, फिर भी आप जहाँ तक पान खाकर अपनी पिक लगा देते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश ने जो नीति नियम कायदे कानून बनाए हैं उनका हमें अच्छी तरह से पालन करना है। इस चैप्टर के माध्यम से कलाम जी ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो उनके नीति नियमों का पालन कर सकते हैं, तो हम हमारे देश में रहकर हमारे नीति नियमों का पालन क्यों न करें, हमारे देश को भी हम साफ सुथरा क्यों न रखें। हमारे देश के सारे नियम जो कायदे कानून बनाए हैं उसका पालन हम क्यों नहीं करें। इन सब का पालन हमें करना चाहिए।
और हमारे आसपास रहते लोगों को भी हमें यही सिखाना है कि शुरुआत हमें हमसे करनी चाहिए। आशा रखती हूँ रिवीजन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।